के जो सींग है वो सामान्यतः मुड़े हुए होते हैं और हरियाणा की ओर इसी नस्ल को ब्लैक गोल्ड अर्थात काला सोना के नाम से जाना जाता है। वैसे मुख्यतः ये पाकिस्तान के पंजाब वाला जो क्षेत्र है, यानी मूलतः ये पाकिस्तान की नस्ल मानी जाती है। राजस्थान के अंदर ये जो नस्ल है मुख्यतः एक तो जयपुर की ओर और उसके अलावा दूसरा प्रमुख क्षेत्र आता है अलवर। यानी राजस्थान में जहां डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है जयपुर में, वहां इसी नस्ल की भैंसें सर्वाधिक पाली जाती हैं। इसका मीनिंग ये है कि मुरा या जो खुंडी है ये सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल में से मानी जाती है। तो इसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल, यानी गोवंश में तो ऐसा अपना था होलिस्टीन, और गायों के अंदर मुख्यतः जो लोकल ब्रीड है, स्थानीय ब्रीड है, उसमें सर्वाधिक दूध देने वाली थी राठी। तो स्थानीय नस्लों में राठी सर्वाधिक, विदेशी नस्लों में गोवंश में था होलिस्टीन, जबकि भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल माना जाता है मुरा या खुंडी को। जबकि पूर्वी राजस्थान की ओर जो यूपी के टच में क्षेत्र है भरतपुर के आसपास, यहां पाली जाती है भदावरी नस्ल, जो मुख्यतः राजस्थान के भरतपुर, और ये नस्ल आती है मूलतः यूपी से। यानी मूलतः यूपी की नस्ल है जिसके दूध में फैट सर्वाधिक है, वसा की मात्रा अधिक। तो वसा की मात्रा का अधिक का मीनिंग है कि राजस्थान में सामान्यतः वो भैंस की नस्ल जिसका दूध सर्वाधिक गाढ़ा होता है। गाढ़े दूध का मीनिंग है उसमें फैट अधिक है। तो सामान्यतः भैंस से जो दूध प्राप्त होता है उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन उसमें वसा या फैट की मात्रा सर्वाधिक है। तो राजस्थान में वह भैंस की नस्ल कौन सी है जिसके दूध में सर्वाधिक फैट है? तो आंसर रहेगा भदावरी। और जिससे दूध सर्वाधिक प्राप्त होता है, देन आंसर रहेगा मुरा या खुंडी। फिर भैंसों की कुछ प्रमुख नस्लें हैं जो राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम की ओर, यानी मुख्यतः जो गुजरात बॉर्डर है उस क्षेत्र में पाली जाती हैं, जैसे जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। ये नस्लें मुख्यतः वो हैं जो गुजरात की कुछ प्रमुख शहर या सिटी के नाम से हैं। जैसे गुजरात का एक शहर आता है सूरत, तो उसके नाम से सूरती, एक जाफराबाद, उसके नाम से जाफराबादी, और एक होती है मेहसाना, मेहसाना के नाम से। तो मुख्यतः जो गुजरात के सिटी हैं, सूरत के नाम से सूरती, जाफराबाद से जाफराबादी, मेहसाना, तो ये मुख्यतः भैंस की नस्ल पाली जाती है राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग गुजरात बॉर्डर की ओर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है वो मुख्यतः मुरा या खुंडी को माना जाता है। इसके बाद में जो बचे हुए पशु हैं उसमें ऊंट, राजस्थान में जो ऊंट हैं वो सर्वाधिक हैं जैसलमेर की ओर। ऊंट को राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा भी दिया गया है। राज्य पशु हमारे दो श्रेणियों में माने जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा को, और पशुधन श्रेणी में ऊंट को। और ऊंट को यह दर्जा 2014 अर्थात 2014 से है। तो ऊंट जो जैसलमेर में सर्वाधिक है, राज्य पशु का दर्जा 2014 से। और राजस्थान में ऊंटों की संख्या देश में लगभग 98.5%, यानी देश के लगभग जो ऊंट हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। इस कारण राजस्थान को कैमल स्टेट अर्थात ऊंटों के राज्य के रूप में भी हम देखते हैं। और ऊंटनी के दूध को लेकर राजस्थान में इसका जो विपणन केंद्र है ये जयपुर में स्थापित किया गया है, जिसकी प्लांट की जो कैपेसिटी है वो लगभग 21,000 लीटर पर डे की है। तो ऊंटों के अंदर जो प्रमुख नस्लें हैं उन नस्लों में एक तो जैसलमेर का नाचना, नाचना जो नस्ल है राजस्थान में वो मुख्यतः अपनी सुंदरता को लेकर, दौड़ने को लेकर, यानी ये ऊंट दौड़ में भी काफी अग्रणीय माना जाता है, और भारतीय सेना या जो बीएसएफ है उसमें सर्वाधिक इसी नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं। तो राजस्थान में ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है वो जैसलमेर की नाचना को माना जाता है।
यानी सर्वश्रेष्ठ नस्ल। तो ऊंटों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल, भारतीय सेना में सर्वाधिक दौड़ने में अव्वल और सर्वाधिक सुंदर। अगर यहां से क्वेश्चन उठता है तो आंसर रहेगा उसका जैसलमेर का नाचना। नाचना के अलावा अगर हम जोधपुर की ओर जाएं तो इस साइड में पाला जाता है गोमट। गोमट जो कि मुख्यतः सवारी गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जनरली हम कहते हैं ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी या जो सवारी गाड़ी है वो मुख्यतः उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रीड या जो नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है, तो गोमट। जोधपुर को उसके लिए सबसे बढ़िया ब्रीड या नस्ल का ऊंट जो माना जाता है, उनको सर्वाधिक ऊंट गाड़ी के अंदर चलाया जाता है। इसके बाद में हम बीकानेर की ओर जाते हैं, जोधपुर से जस्ट ऊपर की ओर। तो बीकानेर में डिस्ट्रिक्ट के नाम से नस्ल है बीकानेरी। बीकानेरी यह मुख्यतः बोझा ढोने में प्रयुक्त होता है, बोझा या वजन ढोने में उपयोगी। तो सामान्यतः वजन वाला या बोझे में है बीकानेर वाला, ऊंट गाड़ी में जोधपुर वाला, और बाकी हर तरीके से अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए, दौड़ने में अव्वल, भारतीय सेना में उपयोगी, सुंदरता को लेकर या ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल राजस्थान में, देन आंसर रहेगा जैसलमेर नाचना। यह जनरली एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान और जो गुजरात के टच वाला जो क्षेत्र है, उनमें वहां के जो कुछ प्रमुख जिले या जो राज्य हैं उनके नाम से भी ऊंटों की कुछ प्रमुख नस्लें हैं। जैसे पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसके नाम से राजस्थान की ओर बॉर्डर की ओर पाली जाती है सिंधी। और इस साइड में जो गुजरात का पार्ट है वहां कच्छ एरिया राजस्थान के टच में है, उसके नाम से पाली जाने वाली ऊंट की नस्ल को कहा जाता है कच्छी। तो सिंध वाला सिंधी के रूप में और कच्छ वाला है वो कच्छी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये मुख्यतः ऊंटों की नस्लें हैं 4-5 जिनको आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान वाली सिंधी, गुजरात का जो कच्छ है उसके नाम से कच्छी, और बाकी 3 जो प्रमुख राजस्थान में नाचना, गोमट और बीकानेरी। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में घोड़ों की नस्ल। तो राजस्थान में घोड़े सर्वाधिक बीकानेर। घोड़ों का राजस्थान में एक पवित्र स्थान है, आलमजी धोरा। तो यह आलमजी धोरा है बाड़मेर में। राजस्थान में पाई जाने वाली घोड़ों की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो मुख्यतः बाड़मेर की ओर मानी जाती है, मालानी। मालानी नस्ल ये मुख्यतः बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली मारवाड़ी। मारवाड़ी हालांकि राजस्थान में जो जैसलमेर भेड़ की जो नस्ल है उसको भी कहा जाता है मारवाड़ी, और मुख्यतः घोड़ों की जो नस्ल है पश्चिमी राजस्थान, उसको भी अपन मारवाड़ी के नाम से। तो मारवाड़ी नस्ल पश्चिमी राजस्थान। एक मुख्यतः जो गुजरात वाला पार्ट है, काठियावाड़ क्षेत्र, वहां की जो नस्ल है उसको हम कहते हैं काठियावाड़ी नस्ल। काठियावाड़ी जो घोड़ा है उसका सिर सामान्यतः आगे से थोड़ा खड़ा हुआ होता है, वो लगभग वैसा ही है जैसा अरबी घोड़े का सिर होता है। तो राजस्थान में पाली जाने वाली घोड़ों की वह नस्ल जिसका सिर देखने में अरबी घोड़ों की तरह है, तो आंसर रहेगा आपका जो गुजरात की ओर है मुख्यतः काठियावाड़ी। तो उस काठियावाड़ी की जो नस्ल है वो सामान्यतः अरबी घोड़े से मैच होती हुई है, जो राजस्थान की ओर भी पाली जाती है। तो काठियावाड़ी नस्ल की विशेषता है अरबी घोड़े की तरह सिर, अरबी घोड़े की तरह सिर। किस नस्ल में होता है, तो आंसर रहेगा काठियावाड़ी। काठियावाड़ी मूलतः गुजरात है, ये मूलतः गुजरात की है। बाकी राजस्थान में इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मालानी बाड़मेर। इसके पास में घोड़ों का जो पवित्र स्थान है वो आलमजी का धोरा बाड़मेर को माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर मुर्गियों की कुछ प्रमुख नस्लें हैं।
मुर्गियों की नस्ल जिसमें मध्य प्रदेश के टच वाले क्षेत्र में मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ इस क्षेत्र में पाली जाती है कड़कनाथ। कड़कनाथ ये रंग में सामान्यतः काला होता है, काले रंग में। मुर्गा भी काला, इसका मांस भी सामान्यतः काला होता है, इसका जो अंडा है वो भी काला है और इस मुर्गे का जो रक्त है वो भी काला है। ये कड़कनाथ जिसे मध्य प्रदेश ने जीआई टैग भी दे रखा है, यानी कुछ ऐसे भौगोलिक प्रतीक चिन्ह या कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं या कोई ऐसा विशेष पशु या कोई मिठाई जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध होती है उसको जीआई टैग के रूप में इंडिकेट किया जाता है। तो कड़कनाथ है मुख्यतः किस पशु की नस्ल है या किस जीव की नस्ल है? देन आंसर रहेगा ये मुर्गियों की नस्ल है। इसके बाद में मुख्यतः जो एसील ये भी मुर्गियों की नस्ल में आता है। एक आता है ग्राम प्रिय, ग्राम प्रिय ये भी मुर्गियों की नस्ल में। और राजस्थान में वर्तमान में जो मुर्गियों की संख्या है वो सर्वाधिक है अजमेर की ओर। अजमेर को राजस्थान के अंदर अंडों की टोकरी के नाम से संबोधित किया जाता है और वर्तमान में जो मुर्गियों की संख्या है वो लगभग 146 लाख है। 146 लाख, हालांकि इसको फिक्स डेटा में अगर हम कहें 146.23 लाख, यानी जनरली ये इकोनॉमिक रिव्यू का गवर्नमेंट का जो डेटा है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो अजमेर को लेके जो स्टेटमेंट बोला जाता है, अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। मीनिंग है बाउल ऑफ एग्स, अंडों की टोकरी कहा जाता है। कुल जो मुर्गियां हैं अप्रोक्सीमेट डेटा के अकॉर्डिंग 146 लाख। अगर फिक्स की बात करें तो 146.23, ये डेटा इसमें याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान में जो पशु अनुसंधान केंद्र है। पशु अनुसंधान केंद्र में एक तो राजस्थान के चारों डायरेक्शन में प्रमुख जो पशु अनुसंधान केंद्र है, यानी पश्चिमी राजस्थान में हम टारगेट करेंगे जोधपुर को, उत्तरी राजस्थान में टारगेट करेंगे बीकानेर को, पूर्वी राजस्थान की ओर टारगेट करेंगे टोंक को और दक्षिणी राजस्थान की ओर टारगेट करेंगे उदयपुर को। तो सबसे पहले तो राजस्थान के इन 4 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके फिर यहां देखेंगे कौन कौन से पशु। तो बीकानेर से संबंधित रहेगा ऊंट या उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। पश्चिमी राजस्थान जोधपुर से रहेगा आपका अश्व प्रजनन और अनुसंधान केंद्र। टोंक अविकानगर ये लगभग आपको ध्यान है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र यानी शिप एंड वुल रिसर्च सेंटर, भेड़ पे और उसके ऊन पे दोनों पे रिसर्च है। और उसके बाद में उदयपुर का एक स्थान आता है वल्लभनगर, जहां मुख्यतः बफेलो रिसर्च सेंटर अर्थात भैंसों का अनुसंधान केंद्र है। तो ऊपर वाला जो बीकानेर वाला है ये है ऊंट को लेकर, उष्ट्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र। ये बीकानेर में जोड़बीड़ बीकानेर में स्थापित है। पश्चिमी राजस्थान जोधपुर की बात करें तो यहां घोड़ों के लिए अश्व प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र ये जोधपुर के जिस क्षेत्र में है उस स्थान का नाम है केरू। फिर दक्षिणी राजस्थान की ओर उदयपुर की ओर है मुख्यतः भैंस अनुसंधान केंद्र बफेलो रिसर्च सेंटर, भैंस अनुसंधान केंद्र ये उदयपुर के वल्लभनगर। पूर्वी राजस्थान टोंक की अगर हम बात करें तो यहां स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र।
ये स्थित है अविका नगर, जिसे जनरली अंबिका नगर भी लिखा जाता है, तो ये अविका नगर स्थान है। भेड़ों के संरक्षण के लिए चलाई गई जो परियोजना है उसको भी हम अविका कवच यानी भेड़ों के बीमा संबंधित एक स्कीम है, जो हम आगे देखेंगे पशु संपदा की जो चलाई गई स्कीम्स हैं उसके अंदर। इनके अलावा अभी तक अपन ने पशुओं की बात की है, यानी उत्तरी राजस्थान में उष्ट्र या ऊंट की बात की है, पूर्वी राजस्थान में भेड़, सदर्न राजस्थान में उदयपुर की ओर मुख्यतः गोवंश की बात की अपन ने। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में बात की अपन ने अश्व या घोड़े की। लेकिन जब हम केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, यानी किसी पशु की बात नहीं करके सिर्फ सेंट्रल जो आपका लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर है या अपन एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च सेंटर की बात करें, यानी पशुधन अनुसंधान केंद्र की, तो वो स्थित है सूरतगढ़ गंगानगर की ओर, तो उसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर। इसके बाद में कुछ पशुओं के ब्रीडिंग सेंटर या प्रजनन केंद्र हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं, जैसे अजमेर की ओर बकरी प्रजनन केंद्र, ये स्थित है रामसर में, रामसर अजमेर। अजमेर के उत्तर की ओर इस साइड में देखेंगे सीकर, सीकर में भेड़ प्रजनन केंद्र। इसका मीनिंग है सिर्फ भेड़ों का ब्रीडिंग सेंटर है, रिसर्च नहीं, भेड़ों का रिसर्च या अनुसंधान है अविका नगर। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में, एक राजस्थान में है भैंस प्रजनन केंद्र। तो भैंसों का अनुसंधान केंद्र अपन ने देखा था लास्ट वाले में, रिसर्च सेंटर देखे थे सिर्फ। प्रजनन केंद्र एक आता है डग झालावाड़ में, एक आता है कुम्हेर भरतपुर के अंदर। तो डग ये अपन ने हाड़ौती में भी पढ़ा था, डग गंगधार, तो डग झालावाड़ और कुम्हेर भरतपुर के अंदर। एक पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं उनके प्रजनन के लिए मदर बुल फॉर्म के नाम से चांदन में स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में मदर बुल फॉर्म मुख्यतः थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं उनके प्रजनन के लिए चांदन जैसलमेर में स्थापित है। तो मुख्यतः कुछ पशुओं के ये जो ब्रीडिंग सेंटर है इनको याद रखिएगा, जैसे बकरी का है रामसर अजमेर, भेड़ों के लिए जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया सीकर फतेहपुर, और भैंसों के दो स्थान पे डग और एक कुम्हेर केंद्र। हालांकि ब्रीडिंग सेंटर है पशुओं के धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सामान्यतः ब्रीडिंग या प्रजनन केंद्रों का ज्यादा महत्व नहीं है, यानी इससे जस्ट पहले जो आपको अनुसंधान केंद्र करवाया उसका ज्यादा महत्व है। और उसमें सामान्यतः एक भेड़ और एक ऊंट वाला, ऊंट है जोहड़बीड़ बीकानेर में, और भेड़ों का जो अनुसंधान या रिसर्च है वो अविका नगर। इसके अलावा मुख्यतः एक अलवर का भी याद रखिएगा, अलवर में है राजस्थान के अंदर सुअर प्रजनन केंद्र। यह भी अपने आप में रिसर्च सेंटर नहीं होके केवल ब्रीडिंग सेंटर यानी प्रजनन केंद्र। तो राजस्थान में सुअरों की संख्या सर्वाधिक कहां पर पाली जाती है या पाई जाती है? तो सुअर सर्वाधिक जयपुर में पाले जाते हैं या सर्वाधिक पाए जाते हैं, जबकि इनका प्रजनन केंद्र है अलवर की ओर। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा राजस्थान में पशु मेले। पशु विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है।
10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है मुख्यतः। अब इन 10 पशु मेलों में मुख्यतः 3 पशु मेले आपके नागौर में हैं और 2 झालावाड़ के अंदर, यानी 10 में से जो 5 पशु मेले हैं वो तो केवल 2 जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें नागौर में अधिक हैं 3 और झालावाड़ में 2। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होते हैं, मुख्यतः नागौर और उसके बाद झालावाड़। नागौर वाले पशु मेले कौन कौन से हैं, तो पहले अपन लोकेशन को टारगेट करते हैं, नागौर। अब इसमें किस किस नाम से मेले आयोजित करवाए जाते हैं, तो इसमें 3 व्यक्तिगत नाम आते हैं। एक तेजाजी के नाम से है, एक रामदेव जी, और एक आता है बलदेव जी के नाम से, बलदेव पशु मेला। तो मुख्यतः जो तेजाजी पशु मेला है वो नागौर के परबतसर में, नाम में इनके सबके साथ पशु मेला जनरली लगाया जाता है। तो तेजाजी पशु मेला परबतसर। नागौर में दूसरा है रामदेव जी पशु मेला, तो रामदेव जी वाले में मानासर। रामदेव जी में अगर हम रामदेव मेला अगर बोलते हैं तो वो रूनीचा जैसलमेर में है, रामदेवरा मेला। जबकि रामदेव पशु मेला जब बोला जाता है देन वो नागौर में रहेगा, मानासर नागौर वाली साइट पे। इसके बाद में अगर बलदेव के नाम से आता है तो बलदेव के अंदर ये स्थित है मेड़ता नागौर। तो इसमें जो लोकेलिटी में जो लोकेशन है यानी स्थानीय जो लोकेशन है उनको आप याद रखिएगा कि नागौर में कौन कौन से स्थान पे, तो परबतसर है तो इसका मीनिंग तेजाजी पशु मेला है, मानासर है तब रामदेव जी है, जबकि बलदेव है ये होता है मेड़ता के अंदर आयोजित। इसके बाद में हम बात करेंगे झालावाड़। झालावाड़ में आयोजित होने वाले पशु मेलों में गोमती सागर और चंद्रभागा। और इन दोनों की लोकेशन आती है झालावाड़ झालरापाटन। झालावाड़ झालरापाटन। तो राजस्थान में मुख्यतः सर्वाधिक पशु मेले नागौर, उसके बाद सर्वाधिक नंबर 2 पे झालावाड़ झालरापाटन की ओर। इसके बाद में बचे हुए जो आपके 5 पशु मेले हैं उसमें एक अजमेर की ओर है, पुष्कर के नाम से पुष्कर पशु मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। एक उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ की ओर, गोगाजी पशु मेला, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। पश्चिमी राजस्थान की ओर बात करें अपन, बाड़मेर, मल्लीनाथ पशु मेला। इसमें लोकेशन होती है तिलवाड़ा बाड़मेर। पूर्वी राजस्थान की ओर अगर बात करें तो एक भरतपुर में, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। भरतपुर से नीचे की ओर आएंगे तो इस साइड में करौली, पूर्वी जिले को छोड़ना है धौलपुर को। महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला। तो पूर्वी राजस्थान वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं मुख्यतः 2 इनमें याद रखिएगा, एक तो भरतपुर जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, करौली का महाशिवरात्रि पशु मेला। अजमेर का लगभग सभी को ध्यान है कि पुष्कर का जो कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है ये राजस्थान की झीलों में भी सामान्यतः पढ़ा जाता है कि झील के किनारे इसी नाम से झील है, पुष्कर झील। और राजस्थान का जो हनुमानगढ़ गोगामेड़ी पशु मेला है जो गोगाजी पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः बाड़मेर जो कि
मल्लीनाथ का पशु मेला है तिलवाड़ा। इसमें जनरली लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम में, बाड़मेर के अंदर किस स्थान पे आयोजित होता है? तिलवाड़ा के अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं पशु विकास संबंधित राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। उन योजनाओं में एक आती है गोपाल योजना। गोपाल योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1990 को। इस योजना का उद्देश्य था राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं उनमें सामान्यतः गौ प्रजनन से आने वाली जो समस्याएं थी उनके निदान के लिए। तो ये दक्षिणी पूर्वी 10 जिलों में शुरू की गई। गौ प्रजनन से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ओर 10 जिलों में चलाई गई। तो मुख्यतः इसका ईयर याद रखिएगा, काफी पुरानी योजना है 1990 की। इसके बाद में दूसरी स्कीम है कामधेनु योजना। कामधेनु योजना की शुरुआत एक बजट स्कीम के तहत यानी बजट में 1997 और 98 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो अच्छा दूध देने वाले जो पशु हैं या जो गायें हैं उन गायों के नस्लों का जो सुधार करना, यानी जो सामान्यतः जो गायें दूध देती हैं, एवरेज देती हैं, वो और अधिक दें, तो सामान्यतः उनके नस्ल में सुधार करने के लिए कामधेनु योजना को चलाया गया। क्योंकि राजस्थान में सामान्यतः अधिक दूध देने वाला जो गौवंश है उसे कामधेनु के नाम से संबोधित किया जाता है, और ये शब्द राजस्थान की राठी गाय के लिए यूज किया जाता है, कामधेनु। तो इस स्कीम का उद्देश्य गौवंश में नस्ल सुधार के लिए तो मुख्य उद्देश्य यही था, नस्ल सुधार के लिए चलाई गई स्कीम है। इसके बाद में नेक्स्ट है एडमास स्कीम। एडमास स्कीम 1999। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग करके और बाद में उनका सॉल्यूशन करना, यानी पशुओं में सामान्य बीमारियां कौन सी अधिक हैं, उन बीमारियों का जल्दी से जल्दी निदान किया जाए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई एडमास स्कीम, और यह ICAR के द्वारा चलाया गया था, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो उद्देश्य था ICAR के द्वारा संचालित योजना, जिसका उद्देश्य पशु रोगों का निदान करना। यानी पशुओं में जो सामान्य डिजीज या बीमारियां जो अधिक हैं उनका उपचार या निदान या सामान्यतः उनका समापन या उन्मूलन करना। इसके बाद में हम देखते हैं राजीव गांधी कृषि पशुपालन विकास मिशन, यानी राजीव गांधी जी के नाम से, जिसमें एक तो टारगेट किया गया एग्रीकल्चर को और एक पशुपालन विकास को। तो पशुपालन जो विकास नीति थी उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत मानी जाती है 2010 से। पशुपालन विकास नीति के उद्देश्यों को पूरा करना। यानी सामान्यतः अपनी पशु संपदा में बढ़ोतरी करना या पशु संपदा है उसका और अधिक विकास करना, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक तरीके से संबलता या सुदृढ़ता इसको मिले। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री पशु निःशुल्क दवा योजना। तो ये जो स्कीम है
यह स्कीम पहले पशुओं से पहले मुख्यतः मनुष्यों के लिए चलाई गई थी, जिसमें पशुधन यूज नहीं होता। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011 और उसके लगभग साल भर बाद में पशुओं के लिए अर्थात मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। तो पशुधन के लिए जो निःशुल्क दवा योजना है ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2012, जबकि मानव के लिए या सामान्यतः हम कह सकते हैं व्यक्तित्वों के लिए ये निःशुल्क पशु दवा योजना है 2011 के अंदर, ये 2 अक्टूबर 2011 में, जबकि पशुओं के लिए है 15 अगस्त 2012 के अंदर। तो इसका उद्देश्य था पशुओं के रोग निदान के लिए दी जाने वाली दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाना। तो काफी प्रमुख और इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसका ईयर अभी तक भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 2012, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अविका कवच योजना। अविका कवच योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, अविका का मीनिंग होता है भेड़, कवच का मीनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी भेड़ की बीमा संबंधी जो योजना है, जो कई बार बीच में चलाई गई है, पुणे बंद की गई है, पुणे चलाई गई है। इस योजना को एक बार 2004 में स्टार्ट किया, फिर बीच में बंद करके पुणे 2009 में स्टार्ट किया, फिर बीच में बंद करके पुणे 2018 में स्टार्ट किया। यानी इस स्कीम को कई बार चला के कई बार बंद किया गया है। तो मुख्यतः 2004, 9 और 2018 इसको अलग अलग चरणों में चलाया गया है और इसका उद्देश्य है भेड़ों के संरक्षण या बीमा संबंधी योजना, बीमा संबंधित योजना। इसमें भेड़ों का जो बीमा करवाया जाएगा उसमें SC, ST या जो BPL है यानी पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए एक अनुदान यानी बीमा में जो छूट होगी वो रहेगी 80%। बाकी सामान्य पशुपालक का मीनिंग है जो ना SC, ना ST, ना BPL तीनों कैटेगरी में शामिल नहीं है, उनके लिए बीमा में छूट रहेगी 70%। इसका मीनिंग ये हुआ आपको देय राशि कितनी देनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक भेड़ का बीमा 100 रुपए है तो SC, ST और BPL कैटेगरी से कोई व्यक्ति अगर बीमा करवाता है तो उस व्यक्ति को केवल 20% का पेमेंट करना होगा, बाकी अनुदान या छूट उसके लिए क्या होगी 80%। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हो सकता है देय राशि पूछ ले कि इसमें देय राशि कितना परसेंट है, तो देने वाली राशि केवल 20% है, तो छूट वाली अनुदान वाली कितनी है 80%। ये SC, ST और BPL के लिए, जबकि सामान्य पशुपालकों के द्वारा देय राशि होगी केवल 30%, बाकी 70% की छूट अर्थात अनुदान होगा। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है अविका कवच का संबंध किस पशु से है, तो मुख्यतः भेड़ों के संरक्षण या उनके बीमा से संबंधित योजना है। इसके बाद में भामाशाह पशु बीमा योजना जो सामान्यतः लगभग सभी पशुओं के लिए है। इस स्कीम की शुरुआत की गई थी जुलाई 2016 से। उद्देश्य है पशुओं के बीमा संबंधित योजना, पशुओं के बीमा संबंधित योजना। इसमें जो बीमा प्रीमियम है या जो हम कह सकते हैं कि बीमा राशि है, इसमें अनुदान रहेगा SC, ST और BPL के लिए 70% का, यानी छूट रहेगी 30% पे करना है। जबकि इसके अलावा सामान्य पशुपालकों के लिए
सामान्य पशुपालकों के लिए अनुदान रहेगा 50%, यानी 50% पेमेंट करना होगा और 50% की उनको छूट रहेगी। और ये जो बीमा है इसमें बीमा अवधि पशुपालक के लिए 2 प्रकार के ऑप्शन है, या तो 1 वर्ष का बीमा करवा सकता है या पशु का 3 वर्ष का बीमा। तो इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे पशुपालक के पास, 1 वर्ष या 3 वर्ष के बीमा। और एक परिवार के द्वारा, या जो प्रमुख है एक पशुपालक है, तो एक परिवार या एक पशुपालक के द्वारा अधिकतम 5 बड़े पशुओं का बीमा, अर्थात जैसे भैंस, गाय, ऊंट, गधे, खच्चर, सामान्यतः घोड़े, ये बड़े पशुओं में रखे गए हैं। अगर इनका बीमा आप करवाते हो तो आप सिर्फ 5 पशुओं का करवा सकते हो। बाकी छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, सुअर, सामान्यतः इन पशुओं का अगर बीमा करवा सकते हो तो आप अधिकतम 50 पशुओं तक बीमा करवा सकते हो। इसका मीनिंग प्रति व्यक्ति, या यूं कह सकते हैं कि एक परिवार जो यूनिट है वो अधिकतम 5 बड़े या 50 छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना आइबोमिक्स। आइबोमिक्स यह काजरी के द्वारा तैयार किया गया एक रसायन है। काजरी के द्वारा तैयार किया गया एक मिक्सर है या मिश्रण है, यानी एक रसायन है, जो कि सामान्यतः भेड़ और बकरियों को पिलाने पर उनके दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। आश्चर्यजनक का मीनिंग है अगर वो 2-2.5 लीटर दूध देते हैं तो 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, यानी लगभग 1 आधे लीटर की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। दूध में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी। इसके बाद में नेक्स्ट है गाय भैंस प्रजनन नीति। तो ये एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। राज्य सरकार के द्वारा गाय और भैंस के लिए जो ब्रीडिंग पॉलिसी है, प्रजनन नीति है, 2014-15 में बनाई गई। इसके बाद में राजस्थान पशु विकास बोर्ड है, ये जयपुर में स्थापित किया गया 1998 में। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, यानी जो अपना वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, ये 2010 में बीकानेर में स्थापित किया गया। हिमकृत वीर्य बैंक, यानी पशुओं के जो सीमन या वीर्य है उसको लंबे समय तक स्टोरेज रखने के लिए जो जयपुर दौसा रोड है उस पर एक स्थान आता है बस्सी। तो मुख्यतः बस्सी जयपुर में स्थापित है हिमकृत वीर्य बैंक, बस्सी जयपुर में, ये 2007 में स्थापित किया गया। इसके बाद में राजस्थान में गोमूत्र रिफाइनरी। तो गोमूत्र रिफाइनरी राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पथमेड़ा में स्थित है। जो सामान्यतः गोमूत्र है उसका यूज सामान्यतः कई औषधियों के अंदर भी किया जाता है, या कई जो डिजीज हैं उनमें भी सामान्यतः उपचार के लिए बताया जाता है। तो इसी के साथ आपका जो पशु संपदा वाला टॉपिक है ये समाप्त हुआ।